हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है जिसमें 500 एमसीक्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है। और इसका सेट नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपने इससे पहले के बाकी के 2 वीडियोस को जरूर देखा होगा जिसमें हमने बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है। इसमें हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो कि कलेक्शन किया हुआ है आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आपके साइंस पूछ जाते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस टच करेगा। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं जिसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड कहा जाता है और हमारे शरीर में करीब 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना। प्रोटीन जो होते हैं वो अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के जो सैकड़ों या फिर हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसे हम लोग एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या आता है, निम्नलिखित जीवों में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें। देखिए गाइस, आप लोग डिमांड करते हो कि हमें बाइलिंगुअल चाहिए, तो मैंने सभी क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा है, तो आप लोग आराम से एंड तक देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, सभी चीजों को ध्यान से समझिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, तो वह बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव होता है। और प्रोकैरियोटिक किसके अंतर्गत आते हैं गाइस, तो ये कई बार पूछा जाता है कि मोनेरा के अंतर्गत कौन सा आता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही से प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें मुझे क्वेश्चन मिला था कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। तो वहां पे ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन बैक्टीरिया मुझे याद था कि इसमें नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया जो कि आते हैं मोनेरा जगत में। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, राइट। और इसमें केंद्रक सुव्यवस्थित यानी अच्छी तरीके से केंद्रक नहीं होता। जबकि बाकी ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो बाकी ऑप्शंस में ध्यान रखिएगा, जैसे एंट अमीबा यहाँ पे दिया गया। एंट अमीबा एक प्रकार का यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में भी यूकैरियोटिक जंतु होता है और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, तो स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल होता है, ठीक है, और इसमें भी केंद्रक होता है। तो हमें फिलहाल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो कोशिका का पाचन थैली किसे कहते हैं, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं और जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जानते हैं। तो सभी को पता होगा कि लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखिएगा कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है, ये प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवकों की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। क से कवक और क से काइटिन याद कराया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की नहीं होती है। इसमें अगर ऑप्शन ऑप्शन में आपको देखने को मिले कि पादप कोशिका की जो भित्ति होती है ये सेलुलोज के साथ पेक्टिन की बनी होती है। अगर ऑप्शन में सिर्फ सेलुलोज दिख रहा है तो सेलुलोज को टिक करिए, लेकिन अगर दोनों दिखता है तो फिर आपको दोनों को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, ये पॉइंट याद रखना। और ये पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित हो जाने के कारण बनती है। मतलब अगर हम माचिस को जलाते हैं, सिंपल सा ये मतलब है कि माचिस की डिब्बी को अगर हम उसके तिल्ली से जलाते हैं तो हमें चिंगारी देखने को मिलती है, आग जल जाता है। तो वो कारण क्या है, ये बात पूछा जा रहा है। तो इसमें कारण हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन सी, ठीक है, सी करेक्ट होगा।
देखिए गाइस, अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियोस पसंद आती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफ़िकेशन राइट टाइम पर मिलती है और आप वीडियो को मिस ना कर पाओ। नेक्स्ट क्या आता है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा जो है वो किस पर निर्भर करते हैं? एक साधारण लोलक जो होता है, उसकी समय सीमा किस पर निर्भर करता है? तो उसकी समय सीमा लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि यदि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री है और लंबवत ऊपर की दिशा में एक गेंद को फेंकता है, ठीक है? कोई बालक है और उस गेंद को ऊपर की तरफ अगर फेंकता है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगी? और ट्रेन वो चल रहा है, ध्यान रखिएगा कि एक स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी है और उसमें जो बैठा है कोई यात्री, तो गेंद को अगर ऊपर की तरफ फेंकता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो गेंद जो है, वो उसके हाथ में ही वापस आकर के गिरेगी, यात्री के हाथों में, ठीक है? अब ये क्यों होता है, वो मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। देखिए, जब रेलगाड़ी स्थिर गति से यानी कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही है, तब यात्री, गेंद और रेलगाड़ी भी उसी सापेक्ष चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है, ये तो क्लियर है। और जब यात्री गेंद को लंबवत ऊपर की दिशा में फेंकता है, तो गेंद के पास भी वही क्षैतिज वेग होता है जो रेलगाड़ी का है, ठीक है? क्योंकि बॉल भी वही स्पीड को पकड़ लेता है जिससे रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है? और इस कारण से क्या होता है कि गेंद ऊपर जाती है और उसी रास्ते में नीचे आती है। मतलब हम सिंपल सा लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि गेंद ऊपर-नीचे के साथ-साथ रेलगाड़ी की दिशा में भी गति कर रही होती है, ठीक है? इसलिए यह उसी स्थान पर लौटती है जहाँ से इसे फेंका जाता है, यानी यात्री के हाथ में, ठीक है? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की होती हैं? तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होंगी यहाँ पे हवा में उत्पन्न कंपन क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा अगर उत्पन्न कोई अल्ट्रासोनिक तरंग होगा तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे टिक करेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? और वो उपकरण यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को टिक करें। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग हम यह पता लगाने के लिए करते हैं कि किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है? यह बहुत ही छोटी धाराओं को भी पता लगाता है। कभी-कभी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसी सर्किट में सूक्ष्म धारा का भी पता लगाने के लिए, बहुत ही कम धारा का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो सुई होती है, वो अगर थोड़ी-सी भी विचलित हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि वो सर्किट में करंट मौजूद है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस पे नज़र डालें, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अ, आमीटर, तो आमीटर एक विद्युत धारा की मात्रा को मापता है, ठीक है? विद्युत धारा की मात्रा को मापने में के लिए आमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वोल्टमीटर की बात करें हम, तो वोल्टमीटर पे ध्यान रखना है कि यह वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस वो वोल्टेज को मापता है, ठीक है? वोल्टेज को मापता है। और एक वर्ड यहाँ पे आप देखे होंगे रेहोस्टेंट जो होता है, रेहोस्टेंट ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध नियंत्रक होता है, जिससे सर्किट में करंट को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखेंगे, रेहोस्टेट क्या होता है? तो कुल मिलाकर ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? राइट आंसर बनेगा आपका पेरेन्काइमा, ठीक है? पेरेन्काइमा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्लोरोफिल जो होता है, एक हरा रंजक यानी ग्रीन पिगमेंट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से पत्तियों के किस भाग में होता है? तो पत्तियों के मेसाफिल, ये नाम आप याद रखेंगे, ये जो वर्ड मैंने बोला, मेसाफिल, ठीक है? मेसाफिल भाग में होता है, पत्तियों के भाग में मेसाफिल होता है और इसमें पाया जाता है, ठीक है? मेसाफिल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पेरेन्काइमा कोशिका से बना होता है, पेरेन्काइमा।
अब ये पेरेन्काइमा की विशेषता क्या होती है भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो पेरेन्काइमा यह एक जीवित कोशिका होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है और यह कोशिका प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और मरम्मत जैसी कार्य को करते हैं पेरेन्काइमा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शंस पे नजर डालें हम, कोलेनकाइमा क्या होता है? तो कोलेनकाइमा यह क्या होता है कि संरचनात्मक सहारा देने वाली जीवित कोशिकाएं कहलाती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी बाकी में किसी में भी क्लोरोफिल नहीं होता है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? तो ये मृत कोशिकाएँ होती हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पेरेन्काइमा के बारे में बताया तो ये जीवित कोशिका होता है, ये भी जीवित कोशिका होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका होता है और ये कठोरता प्रदान करता है। कभी-कभी पूछा जाता है कि जो नारियल के ऊपर का जो उसका छिलका होता है वो किसका बना होता है? तो वो आपका स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। ठीक है? और जाइलम के बारे में तो आपको पता ही है गाइस, जाइलम क्या है? यह जल और खनिजों के परिवहन का कार्य करता है। इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है पेरेन्काइमा में। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हंसिया कोशिका रक्ताल्पता, यानी जो रक्ताल्पता, रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है। किसके कारण होता है? स्किल सेल एनीमिया जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है, ठीक है? जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में असमान अगर हीमोग्लोबिन बनता है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कारण बन सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हम बी को टिक करेंगे और ये एक प्रकार का जो रोग है यानी सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक रक्त रोग होता है। ध्यान में रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में माता व पिता में से किसी एक को भी हो सकता है, कोई भी एक वाहक हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो हम 9th-10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे थे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है? CaOCl2 ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, CaOCl2। नेक्स्ट पॉइंट की गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे हम क्या कहते हैं? वो गति कौन-सा होता है? सिंपल सा आप ये समझो कि घड़ी की जो सुई है, वो क्या करता है? एक समय के बाद वो पुनः अपनी गति को दोहराता रहता है। इस तरह का तो चलते रहता है ना घड़ी का समय। तो एक समय के बाद दोहराया जाता है तो उस गति को हम लोग आवधिक गति या फिर आवर्त गति भी कहा जाता है। आवधिक गति या फिर आवर्त, ठीक है? आवर्त गति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या फिर आवेशित वस्तुओं पर लगाए गए बल को हम लोग इस विद्युत स्थैतिक बल के नाम से जाना जाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि त्रिक के मध्य तत्व होता है। जो त्रिक नियम आप जानते हैं, डे ब्राइनर का त्रिक नियम, तो उसी के संबंध में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिक के मध्य में तत्व क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिक के मध्य में हम ये कह सकते हैं जैसे कि त्रिक के मध्य तत्व होता है कि पहले और तीसरे तत्वों का औसत परमाणु द्रव्यमान, यानी सिंपल सा आप ये समझो कि डे ब्राइनर के त्रिक नियम के अनुसार ये कहा जाता था कि जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो त्रिक के मध्य तत्व जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। ये ध्यान में यहाँ पर रखना है, औसत वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? औसत के बराबर होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि 3 मैं तत्व लेता हूँ, एक तो लिथियम लेता हूँ, ठीक है? लिथियम ले लिया और सोडियम एक ले लेते हैं, ठीक है? सोडियम और एक हम लेते हैं पोटेशियम, ठीक है? पोटेशियम के त्रिक में लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो लिथियम का आप कहोगे परमाणु द्रव्यमान 7 हो गया, ठीक है? 7 परमाणु द्रव्यमान बात कर रहा हूँ 7, ठीक है? पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? पोटेशियम जो कि आपका 19 नंबर तो आपका 19 दूना 38 करीब एक 39, ठीक है? 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि त्रिक नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि जो मध्य का तत्व होगा, इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होगा? लगभग बराबर होगा। यानी अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 39 और 7 कितना होगा? 46 और 46 बट्टे 2 करोगे, औसत मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 23। अब आप देखो कि मध्य वाला जो सोडियम है, सोडियम कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पर और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 ही होता है। तो यही समझाना मैं चाहता था। ऑप्शन बी होगा, त्रिक नियम ये कहता है। ठीक है? क्लियर है? तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया? चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है और एक जटिल अणु है और सरल शर्करा देता है। मतलब कौन सा एंजाइम लार में होता है, स्लाइवा में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है और इसे सरल शर्करा देता है। तो कह सकते हैं कि लार में हमें एंजाइम जो होता है, सॉरी एंजाइम बोल रहा हूँ, लार में जो उपस्थित एंजाइम है वो है एमाइलेज, ऑप्शन सी स्लाइवा में एमाइलेज। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि लार में उपस्थित प्रमुख एंजाइम जो होता है वो है आपका स्लाइवरी एमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में कभी टाइलिन देखने को मिले तो टाइलिन को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करते हैं कि स्टार्च जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके माल्टोज जैसे सरल शर्करा में बदलता है। और बाकी ऑप्शंस की अगर थोड़ा सा हम नजर डालें, जैसे कि ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो ये छोटी आंत में मौजूद होता है और ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, इसका कार्य प्रोटीन को तोड़ना होता है, आंत में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंत में होता है। नेक्स्ट जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का कार्य क्या है, तो ये भी पेट में होता है और ये भी प्रोटीन को पचाता है। ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ये पेट में होता है और प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और लाइपेज के बारे में बात करें तो लाइपेज ये वसा को पचाता है। ठीक है, ये वसा को पचाने का कार्य करता है। कुल मिलाकर हमारा सही आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखिए कौन सा कथन सही है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो ये भी हम जानते हैं, ये भी थ्योरी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन कह सकते हैं सही होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या-क्या चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो होना ज़रूरी है और क्लोरोफिल तो होता ही है। और इन सभी को एक रिएक्शन होने के बाद हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो कुल मिलाकर सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो कोई धात्विक तत्व नहीं है। तो कहने का मतलब कि उस कौन-सा वो समूह है जिसमें कोई भी धात्विक तत्व नहीं है, कोई धातु नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ाया हुआ आप लोगों को। इधर के साइड में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है धातु तत्व और इधर के साइड में सबसे पहले देखने को मिलता है, जैसे-जैसे हम इधर की तरफ जैसे-जैसे हम लोग राइट हैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब दाहिने तरफ बढ़ते जाते हैं, वो अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 17वाँ देखें तो 17 समूह जो होता है, 17 समूह क्या है? 17वाँ समूह हाइड्रोजन वर्ग है और हाइड्रोजन वर्ग में हम देखने को मिलता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या है? तो ये एक प्रकार के अधातुय रूप में, नॉन मेटल के रूप में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है स्टैटिन, जो कि एक उपधातु के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि 17वाँ जो समूह है इसमें कोई भी हमें धात्विक गुण देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि लेड यानी कि सीसा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीसा। नेक्स्ट क्या है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है किस नियम के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। कभी-कभी देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, गति जड़त्व रहता है और विराम जड़त्व रहता है या फिर वैसे तो यहाँ पे न्यूटन का नियम देख सकते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जड़त्व के 2 नियम हो सकते हैं, तो या फिर गति जड़त्व का नियम या फिर विराम जड़त्व का नियम। तो 2 कंडीशन लगता है जब बस चलती रहती है, चलती बस पर अगर अचानक ब्रेक लगाता है तो लोग आगे की ओर झुकते हैं और ठीक इसका विपरीत हो सकता है कि जब बस रुका हुआ है और अचानक चल जाए तो वहाँ पर फिर एक इसका विपरीत कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं अगर जो इनिशियल स्टेज रहेगा वही टिक करेंगे। जैसे अगर बस चल रही थी यानी चलती बस पर अगर ये कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर हम गति जड़त्व को टिक करेंगे। ठीक है? और अगर इसका अपोजिट रहेगा तो फिर विराम जड़त्व को टिक करेंगे। तो करेक्ट आंसर फिलहाल तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये चीज़ होता है, समझाया जा सकता है। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इंसुलिन क्या है भाई बताइए।
इंसुलिन क्या है? तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रकार का आप कहेंगे कि ये मानव हार्मोन है, तो कुछ लोग इसको हार्मोन टिक कर देंगे, कुछ लोग इसको प्रोटीन को भी टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन तो है, जो कि हमारे अग्नाशय के बीटा कोशिका से ये रिलीज़ होता है, स्रावित होता है। लेकिन इंसुलिन की अगर प्रकृति की बात करें, तो इंसुलिन एक प्रोटीन संरचना वाला हार्मोन है, यानी प्रोटीन भी है एक तरह से। यानी इसका रासायनिक जो संगठन होता है, वो प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और सी दोनों करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हम सी यहाँ पे डी को टिक करेंगे कि ए और सी दोनों सही है, प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है। अगर ऑप्शन में सिर्फ कोई एक दिया है, तो वहाँ पे वो टिक करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं और गलती होना जायज़ है। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो आयोडीन होता है किसमें? तो थायरॉक्सिन तो आपको पता ही है भाई, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्या है? ये समझना है कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, क्या है? पार्टिकुलेट जो मैटर है, क्या है? कभी-कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि पीएम का प्रदूषक के संदर्भ में पीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग वायु प्रदूषक के रूप में सूचक करते हैं और यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन मैं आप लोगों को छोटा-सा चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए पार्टिकुलेट जो मैटर होता है ये सूक्ष्म कणों और या फिर कह सकते हैं कि तरल बूंदों लिक्विड ड्रॉप्स का मिश्रण होता है जो वायुमंडल में निलंबित रहते हैं। यह वायु प्रदूषण का एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी होता है, खास करके फेफड़े और हमारे हृदय के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि दो पार्टिकुलेट मैटर को खास करके डिफाइन किया जाता है, जैसे कि PM10 जो होता है और एक होता है आपका PM2.5। अच्छा, इन दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन-सा होगा भाई? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा 2.5 वाला, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिससे क्या होता है कि ये हमारे फेफड़े के और भी ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है। ठीक है? तो इन दोनों में ज़्यादा खतरनाक 2.5 होगा। तो फिलहाल ऑप्शन तो बी हो गया, करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा बी होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट में जय हिंद लिखिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। ठीक है? डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में क्या होता है? डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है 2 क्षार युग्म, 7 क्षार युग्म, 5 क्षार युग्म या फिर 10 क्षार युग्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 10 क्षार युग्म। मैं आपको बता दूं कि डीएनए एक दोहरी कुंडलित संरचना होती है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था, आप जानते ही हैं। डीएनए की प्रत्येक पूर्ण कुंडली जो होता है, वो लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 10 क्षार युग्म होते हैं। 10 क्षार युग्म होते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। तो कुल मिलाकर गाइस आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने किया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने किया है उसमें बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। तो वो सब कुछ आपके माइंड में होनी चाहिए। बार बार वीडियो को आप रिवीजन करिए, हो सके तो आप अपना नोट्स बनाइए, जैसे भी आपको हो सके वैसे आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए समझिए। ठीक है? वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।